हेलो दोस्तों, ट्रिक्स फॉर ऑल स्टूडेंट्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम राजनीतिक सिद्धांत के अध्ययन के उपागमों में आज हम एक उपागम जिसका नाम है संस्थात्मक उपागम, तो आज हम इसकी बात करेंगे। ठीक है, इंस्टीट्यूशनल अप्रोच की आज हम बात करेंगे। ये राजनीतिक सिद्धांत के अध्ययन का एक उपागम है, एक तरीका भी कह सकते हो उसे। तो संस्थात्मक उपागम की आज हम बात करें तो बिना देरी किए चलिए दोस्तों अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना। देखो, उपागम का एक मतलब होता है सिंपल सा तरीका। ठीक है, एक तरीका है ये जिससे हम राजनीतिक सिद्धांत को या राजनीतिक व्यवस्था को समझते हैं। तो हमने पहले की वीडियो में बात की थी एक ऐतिहासिक उपागम की बात की थी, जिसमें हम इतिहास का सहारा लेते हुए राजनीतिक व्यवस्था को, जो पॉलिटिकल सिस्टम आज के टाइम पर हमें दिखाई देता है, उसको समझने का प्रयास करते हैं। उसी तरह एक उपागम है, एक तरीका है राजनीतिक व्यवस्था को समझने का, वो है संस्थात्मक, यानी कि जो संस्थाएं हैं उनको समझने का प्रयास इस उपागम में किया जाता है। इंस्टीट्यूशनल मतलब है इंस्टीट्यूशंस, संस्थाएं। तो अभी हम सारी बातें करेंगे, बस प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना। आगे बढ़ने से पहले मैं यहाँ पर एक एक चीज़ एक्सप्लेन करूँगा। यहाँ पर देखो, सबसे पहले आप संस्था को समझ लेते हैं कि आखिर संस्था होती क्या है। देखो दोस्तों, यहाँ पर हम राज्य की जो अलग अलग संस्थाएं हैं उनको समझते हैं। देखो, संस्था होती क्या है। संस्था आपको पता है, कोई सा भी एक संगठन है उसको हम संस्था कह देते हैं। लेकिन एक राज्य की संस्थाएं क्या होती हैं, इसको ध्यान से समझिए। एक राज्य के 3 अंग होते हैं, एक सरकार के 3 अंग होते हैं। एक होती है कार्यपालिका, एक होती है न्यायपालिका और एक होती है विधायिका। सिंपल सी बात है, एक होती है कार्यपालिका, एक होती है न्यायपालिका और एक होती है विधायिका। विधायिका जिसे हम संसद भी कह देते हैं, विधायिका को हम लोग संसद भी कहते हैं। तो ये 3 अंग होते हैं और यही सबसे बड़ी संस्थाएं हैं। एक कार्यपालिका एक संस्था है, एक न्यायपालिका संस्था है और एक विधायिका संस्था है। ये सरकार के अलग अलग संस्थाएं हैं और इनके अंदर भी कई सारी संस्थाएं होती हैं। जैसे कि कार्यपालिका को अगर हम देखें तो जो कार्यपालिका है वो एक मुख्य रूप से वो सरकार ही होती है। और कार्यपालिका के अंतर्गत कई सारी संस्थाएं हैं, जैसे कि जो गृह मंत्रालय है वो अपने आप में एक ऑर्गेनाइज्ड एक संस्था है। इसके अलावा जो पीएम का खुद का एक ऑफिस होता है वो अपने आप में एक संस्था है। वित्त मंत्रालय एक संस्था होता है। तो राज्य की जो संस्थाएं हैं वो क्या है, मुख्य रूप से बड़े बड़े लेवल पे अगर हम देखें तो पूरा का पूरा जो न्यायपालिका है, जो अदालत है, पूरा का जो सिस्टम है वो एक संस्था है। वो किस तरह से बनी है हम ये अध्ययन करते हैं। पूरी की पूरी जो कार्यपालिका है, सरकार है, एग्जीक्यूटिव है जिसमें प्राइम मिनिस्टर वगैरह आते हैं, वो पूरी की पूरी एक संस्था है। एक जो प्रशासन का जो तंत्र है, जो पूरा सिस्टम इसमें ऑफिसर्स आते हैं, जो सेवा देते हैं, वो पूरा एक संस्था है। स्थानीय शासन एक संस्था है। तो यहाँ पे आप समझिए, संस्था मतलब आपको समझ में आ गया राज्य की संस्था क्या होती है। अब काफ़ी बेटर तरीके से आपको समझ में आएगा। ये जो संस्थात्मक उपागम है, इसके अंतर्गत राज्य के अलग अलग संस्थाओं जैसे विधानमंडल, कार्यपालिका, न्यायपालिका और प्रशासनिक सेवा, स्थानीय शासन इत्यादि के संगठन और कार्यविधि पर विचार करते हैं और इनमें आवश्यक सुधार के उपाय सुझाते हैं। देखिए दोस्तों, इस संस्थात्मक उपागम के अंतर्गत हम सभी इस उपागम का सहारा लेते हुए हम किसी राज्य के अंतर्गत, किसी देश के अंतर्गत जो अलग अलग जो संस्थाएं हैं, जैसे कि विधायिका जो कानून बनाती है और जो न्यायपालिका है, जो कार्यपालिका है और जो दूसरे जो संस्थाएं हैं, इनको समझने का प्रयास करते हैं। हम समझते हैं कि ये बनी कैसे हैं, इनके नियम कैसे हैं। जैसे कि संस्थात्मक उपागम के अंतर्गत अगर मैंने मान लो विधानमंडल को चूज़ कर लिया, अब मैं विधानमंडल के स्ट्रक्चर को देखूंगा कि आखिर ये कैसे बना है, इसके सदस्य कितने होते हैं, क्या क्या नियम होते हैं। तो मतलब यहाँ पर हर एक संस्था को, हर एक इंस्टीट्यूशंस को समझना होता है। सिंपल सी बात है, संस्थात्मक उपागम है। संस्थात्मक उपागम के अंतर्गत हम राज्य के जो विभिन्न संस्थाएं हैं उसके संगठन, उसके कार्यविधि को समझने का प्रयास करते हैं। सिंपल बस यही है और उसके आधार पर हम सुधार करने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ तक हमने संस्थात्मक उपागम को पूरी तरह पढ़ लिया, लेकिन ये तो काफ़ी नहीं होगा। इतना समझने से काफ़ी नहीं होगा, क्योंकि हमें लिखना भी है। तो लिखना थोड़ा ज़्यादा पड़ता है, इसीलिए थोड़ा सा बड़ा किया जा रहा है। और आगे बढ़ने से पहले मैं बताऊंगा, एक मानकीय उपागम है। उपागम को भी आपको पढ़ना था। मानकीय उपागम याद रखना, मानकीय उपागम को नॉर्मेटिव कहा जाता है इंग्लिश में। ठीक है, अब हिंदी में इस नॉर्मेटिव अप्रोच को ही कई बार मानकीय कहा जाता है, कई बार दूसरे नामों से भी पुकारा जाता है, तो कंफ्यूज ना हो। मानकीय उपागम को नॉर्मेटिव कहते हैं, तो आप मानकीय उपागम भी पढ़ लेना।
अब यहाँ पर हमने समझ लिया है जो संस्थात्मक उपागम है, उसमें संस्थाओं का अध्ययन करते हैं राज्य की। बट हाँ, थोड़ा लेंथी हमें करना है ताकि हम काफ़ी अच्छा सा लिख सकें, वहाँ पर हमारे पास कुछ नोट्स हों लिखने के लिए एग्ज़ाम में। इसलिए अब हम आगे बढ़ रहे हैं, तो आगे और समझते हैं इसे। तो ये जो उपागम है, संस्थात्मक उपागम, इस उपागम का विकास मुख्य रूप से राजनीति के अध्ययन के विकास के साथ जुड़ा हुआ है। क्योंकि जैसे जैसे जर्मनी के अलावा अन्य यूरोपीय देशों में और उत्तर अमेरिका में राजनीतिक के अध्ययन का विकास एक अनुशासन के रूप में हुआ, वैसे वैसे संस्थागत उपागम का भी विकास होता गया। इसका मुख्य कारण यह था कि प्रारंभ से ही संस्थाओं के अध्ययन का सीधा संबंध राज्य के अध्ययन से जुड़ा हुआ था। संस्थाओं को राज्य के रूप में ही देखा गया, इसलिए इसको राज्य का सिद्धांत भी कहा जाता है। देखो दोस्तों, ये जो उपागम है, संस्थात्मक उपागम, इसका विकास मुख्य रूप से राजनीति के अध्ययन के विकास से जुड़ा हुआ है। देखो, राजनीति का अध्ययन एक स्पष्ट रूप से जैसे जैसे यूरोप वगैरह में फैलता गया इसका अध्ययन, इसके अध्ययन को जैसे जैसे महत्व दिया जाने लगा, उसी के तहत ये जो संस्थाएं थी राज्य की, उसको भी महत्व दिया गया। अनुशासन का यहाँ पे मतलब है एक सब्जेक्ट, यहाँ पे याद रखना डिसिप्लिन कहते हैं एक इंग्लिश में, और यहाँ पर अनुशासन का मतलब एक डिसिप्लिन के मतलब एक यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में जैसे जैसे राजनीति का अध्ययन किया जाने लगा, उसी तरह ये उपागम सामने आया। कौन सा? संस्थागत उपागम। क्योंकि जब राजनीति का अध्ययन किया जाता था तो राज्य का अध्ययन किया जाता था, जो राज्य था, जो स्टेट था, उसका अध्ययन किया जाता था। लेकिन जो स्टेट है, स्टेट की जो संस्थाएं हैं, उसी को राज्य के रूप में देखा जाता था। अब मान लो कि जो गृह मंत्रालय, हम गृह मंत्रालय जा रहे हैं, तो हम क्या बोलेंगे किसी से कि हम डायरेक्ट सरकार से हमने कांटेक्ट किया है, हमने गृह मंत्रालय से कांटेक्ट किया, तो हम क्या बोलेंगे किसी को? हम यही बोलेंगे कि हमने डायरेक्टली सरकार से कांटेक्ट किया है ना। तो मतलब समझिए आपको कि पहले क्या था नॉर्मली उस समय, और आज भी कभी कभी आप पाओगे कि जो संस्थाएं हैं सरकार की या राज्य की, उसको पूरे के पूरे राज्य के रूप में देखा जाता है। संस्थाओं को, हम जो सरकार की संस्थाएं, उसको हम राज्य के रूप में ही समझते हैं, और इसलिए इसको राज्य का सिद्धांत भी कहा जाता है। राज्य के सिद्धांत का मुख्य रूप से उद्यम हमें जर्मनी में देखने को मिलता है। राज्य राजनीति का मुख्य केंद्र बिंदु रहा, खास तौर पर राष्ट्रवादी विचारधारा के चरम पर होने के दौर में, इसलिए इसे जर्मन विचारधारा भी कहा जाता है। बाद में यह जर्मन विचारधारा अन्य देशों में भी विकसित होने लगी, क्योंकि उस दौर में राजनीतिक अध्ययन या राजनीति एक अनुशासन के रूप में विकसित हो रही थी। एक अलग सब्जेक्ट के रूप में राजनीतिक अध्ययन किया जा रहा था, और यह यूरोप के अन्य देशों में भी विकसित हुई, उत्तर अमेरिका में विकसित हुई। यहाँ पर आरंभ से ही राजनीति को राज्य के अध्ययन के रूप में देखा गया। तो देखिए दोस्तों, ये जो उपागम रहा था संस्थात्मक उपागम, जैसे जैसे राजनीति का अध्ययन किया जाने लगा यूरोप वगैरह में, जर्मनी में स्पेशली, और उस समय राज्य का अध्ययन किया जाता था। राजनीति को समझने के लिए राज्य का अध्ययन किया जाता था, और राज्य के अध्ययन में हम संस्थाओं का अध्ययन करते थे। तो इसीलिए संस्थात्मक उपागम काफ़ी लंबे समय से सामने आया है, काफ़ी पुराना उपागम रहा है ये, राज्य को समझने का, राजनीतिक व्यवस्था को समझने का। इस उपागम का उद्यम हीगेल और फीशे के कार्यों में देखा जा सकता है। अब जो हीगेल हैं एक विद्वान और एक फीशे एक विद्वान है, तो इन्होंने जो विचार रखे हैं सामने, उसमें इस उपागम को हम देख सकते हैं, जिनका मानना है कि अगर राजनीति को जानना है तो राज्य को जानो, राज्य को जानने के लिए उसके भीतरी आदर्शों को भी जानना होगा, मतलब राज्य को समझना होगा। ये इन दार्शनिकों का विचार था, तभी जाकर हम राजनीति को समझ पाएंगे। जो सरकार है, जो स्टेट है, उसको समझना पड़ेगा। विसेंट मानते हैं कि इस उपागम का विकास मुख्यतः जर्मन, ग्रेट ब्रिटेन और उत्तरी अमेरिका में इसलिए हुआ क्योंकि वहाँ पर संवैधानिक अध्ययन को बढ़ावा दिया गया, जो राजनीतिक संस्थाओं से सरोकार रखता है। उस दौर में राजनीतिक सिद्धांत बहुत सारे अन्य परिप्रेक्ष्य से जुड़ा हुआ था। इस उपागम का केंद्र बिंदु मुख्यतः राज्य है। यह राज्य के ऐतिहासिक, वैधानिक व दार्शनिक आयाम के रूप में देखा जा सकता है। देखिए दोस्तों, ये जो विसेंट एक विद्वान रहे हैं, इनका मानना है कि ये जो उपागम है, ये जो संस्थात्मक उपागम है, इसका विकास मुख्यतः जर्मनी और ग्रेट ब्रिटेन वगैरह में हुआ था। उत्तरी अमेरिका यानी कि जो यूएसए है,
जो कनाडा है वहाँ पर इस उपागम का विकास हुआ, क्योंकि यहाँ पर संविधान था। यहाँ पे संविधान काफ़ी लंबे समय से फॉलो किया जा रहा था, संविधान का अध्ययन हो रहा था, कई सारी संस्थाएं थी राज्य की, और इसी कारण से राजनीतिक संस्थाओं का अध्ययन यहाँ पर पहले शुरू किया गया और इसी कारण से संस्थात्मक उपागम सामने आया। बहुत सारे विचारकों जैसे एल.टी. हॉब्सहाउस, मैक्स वेबर, लियोन डुगित, एमिली दुर्खेइम और आर.एम. राज्य के बारे में लिख रहे थे। इसलिए 1870 के दशक से 1920 के दशक में राज्य परिप्रेक्ष्य बहुत ज़्यादा प्रभावशाली था। जॉन वर्गिस, चार्ल्स मरियम, वुड्रो विल्सन और रिटर्निंग इस राज्य उपागम के मुख्य मनीषी रहे, मतलब काफ़ी बड़े विद्वान रहे हैं। ब्लूटन चेस्ली भी राज्य के सिद्धांत की ही बात करते हैं। तो यहाँ पे ये प्रमुख विद्वान रहे थे जिन्होंने संस्थात्मक उपागम का अध्ययन किया है। ठीक है, यहाँ पे ये जो व्यक्ति हैं ये प्रमुख विद्वान माने जाते हैं। यहाँ यह जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि इस उपागम में राज्य पर इतना ध्यान क्यों दिया गया है। इसका मुख्य कारण राष्ट्रवाद में वृद्धि होना था, क्योंकि 19वीं और 20वीं शताब्दी में सभी का ध्यान राज्य के विचार पर था और उस दौरान यूरोप में राज्य निर्माण चल रहा था। इन सभी देशों में अपने अपने राज्य को मजबूती देने का कार्य चल रहा था, इसलिए इसके अध्ययन को एक अनुशासन, एक सब्जेक्ट के रूप में विकसित करने की कोशिश हो रही थी। उत्तरी अमेरिका, ब्रिटेन में राजनीति के अध्ययन के लिए राज्य पर ही ध्यान था। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पर राज्य का संबंध सीधे राजनीति के अनुशासन से जुड़ा हुआ था। देखिए दोस्तों, आखिर ये जो संस्थात्मक उपागम है ये राज्य पर अपना ध्यान केंद्रित करता रहा है। पुराने समय से, लंबे समय से ये उपागम है हमारे सामने, और ये एक जो राज्य है, जो स्टेट है, उस पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित करता है। अगर राजनीतिक व्यवस्था को समझना है तो ये कहता है कि हमें संस्थाओं को समझना है, राज्य को समझना है। तो पहले ये राज्य पर ही फोकस करता है, राज्य को इसने बहुत ज़्यादा महत्व दिया है। तो ऐसा इसलिए भी है क्योंकि जिस समय ये उपागम काफ़ी ज़्यादा इसका विकास हो रहा था, उसी समय जो राज्य की जो धारणा है वो मजबूत हो रही थी। पहले हम क्या देखते थे, पहले साम्राज्य हुआ करते थे, राज्य इतना मजबूत नहीं था, लड़ाइयाँ होती थी देशों में आपस में, कभी कोई देश हार जाता था तो उसका जो क्षेत्र था वो उसके हाथों से चला जाता था, दूसरे देश में मिला लिया जाता था किसी क्षेत्र को, किसी एरिया को। लेकिन अब बाउंड्री को कंफर्म किया गया, अब राज्य की भावना को बढ़ावा दिया गया, जो राष्ट्रवाद की भावना थी, नेशनलिटी की भावना थी, उसको बढ़ावा दिया गया, राज्य को मजबूत बनाया जा रहा था। और इसी दौरान राज्य को समझकर ही राजनीति को समझा जा सकता है, ऐसा विचार सामने आया और फिर राजनीतिक संस्थाओं का अध्ययन करना शुरू किया गया। तो जो संस्थाएं थी उस पर ये वाला उपागम ज़्यादा जोर देता है, राज्य के ऊपर ज़्यादा जोर दिया जाता है। देखिए दोस्तों, कहा जाए तो शॉर्ट में हमें समझ आ गया था, लेकिन यहाँ पे इतना डिटेल इसलिए किया गया ताकि आपके पास कुछ नोट्स हों लिखने के लिए। तो उम्मीद करता हूँ सारी बातें आपको समझ में आ रही होंगी। जो विद्वानों के नाम है, कई सारे विचारक हैं इसके, तो आप जरूर नहीं कि आप सारे विचारकों के नाम लिखें, लेकिन जो याद हो पा रहे हैं आप उनको लिख कर आ सकते हो। उम्मीद करता हूँ सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ कमेंट करके अपनी फीडबैक जरूर दें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।